बात करते हैं गेहूं की। वीट का बोटेनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। किंग ऑफ सीरियल भी हम इसको बोलते हैं। पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली को बिलोंग करता है। 2n बराबर 42 क्रोमोसोम होते हैं मैक्सिकन डवार्फ वीट और इंडियन डवार्फ वीट में, और दोनों ही हेक्साप्लॉइड होते हैं। बचे हुए जो दो वीट की कैटेगरी हैं वो आपकी टेट्राप्लॉइड होती है और उनमें 28 क्रोमोसोम होते हैं। रबी सीजन का क्रॉप है, लॉन्ग डे प्लांट है, साउथ वेस्ट एशिया या टर्की ओरिजिन है इसका। मिट्टी कैसी चाहिए? क्ले लूम या लूम टेक्सचर की सॉइल चाहिए। ड्वार्फ वैरायटी जितनी भी हैं वीट की वो भारत में मेक्सिको से इंट्रोड्यूस करी गई हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काफ़ी कूल और मॉइस्ट वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। जितना टेम्परेचर नीचे गिरेगा वेजिटेटिव ग्रोथ उतनी बढ़िया होगी। ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पर वार्म और ड्राई वेदर की रिक्वायरमेंट रहती है जब दाना तैयार हो रहा होगा। टेस्ट वेट की अगर मैं बात करूँ 40 ग्राम होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। एक इम्पॉर्टेंट वीड जो है वो है फ्लेरिस माइनर, जिसको कंट्रोल करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये फ्लेरिस माइनर है, ये फ्लेरिस माइनर की फ़ोटो बनी हुई है, और ये इसको कंट्रोल करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान है। ये यहाँ पे वीट के सीड्स दिखा रखे हैं। ये वीट और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग है। जनरली वीट के साथ में मस्टर्ड को एज एन इंटरक्रॉप के तौर पे लगाया जाता है, जहाँ पे जो रो रेशो फॉल होता है 9:1 का होता है। उसकी भी अभी बात करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान का इस्तेमाल किया जाता है। हीरा, मोती और लाल बहादुर तीनों की तीनों ट्रिपल जीन वैरायटी हैं वीट की, ये ध्यान रखना। टेस्ट वेट कितना है फ्लेरिस माइनर का? 2 ग्राम। वीट में प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लूटेन प्रोटीन होता है 10 से 11%। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है वीट की? 500 से 700 mm रेनफॉल होना चाहिए। कॉमन इंटरक्रॉप जो वीट के साथ किया जाता है, मस्टर्ड। मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है जब हम वीट को स्टोर करेंगे? स्टोरेज के दौरान 10 से 12% होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। वीट में जो प्रोटीन है, जो ग्लूटेन प्रोटीन है 10 से 11%, वो नियासिन और थायमीन कंटेंट में रिच है। आगे बात करें, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वीट को ड्वार्फ करने के लिए फॉर ड्वार्फनेस इन वीट, वो है RH-T1 एंड RH-T2, जो आइसोलेट करे गए थे नॉर्दर्न 10 वेराइटी से। यूपी एरिया के टर्म्स में और प्रोडक्शन के टर्म्स में पहले नंबर पे है पूरी कंट्री में। वीट के एरिया के टर्म्स में और वीट के प्रोडक्शन के टर्म्स में यूपी है पहले नंबर पे। जो सीड साइज़ होता है वीट का वो स्मॉल होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी जो वीट की है वो कौन किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है? वो इन्फ्लुएंस होती है कर्नल बंट की वजह से, जो होता है एक फंगस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं न्यूवोसिया इंडिका। अब ये आप देख रहे हो, जैसे कि इधर देखो, ये गेहूँ पूरे तरीके से बेकार हो गया है कर्नल बंट की वजह से। ये देख रहे हो, कर्नल बंट बोलते हैं इसे। और ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली होती है एक फंगस की वजह से, जिसे हम बोलते हैं न्यूवोसिया इंडिका। जैसे यहाँ पर फोटो बनी हुई है फंगस की, फंगस का नाम है न्यूवोसिया इंडिका, जिसे हम कॉमनली टिलेटिया इंडिका भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फंगस की फ़ोटो बनी हुई है, और जो बीमारी इन्होंने कर दी उसे हम बोलते हैं कर्नल बंट। इसकी वजह से होगा ये कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वीट की वो बेकार हो जाएगी, तो बाहर एक्सपोर्ट करने के लायक ही बचता नहीं है। ये देखो, ये पूरा कैसे काला काला सा हो गया, सारे दाने बेकार हो गए पूरे के पूरे। तो ये फंगस की वजह से होता है। फंगस का नाम याद रखना, नियोवोसिया इंडिका फंगस है, जिसका जो कॉमन नेम है वो टिलेटिया इंडिका है। आगे बात करें तो हमने बात कर ली कि ड्वार्फनेस के लिए जो जीन है वो नॉर्दर्न 10 से आया है, RH-T1 RH-T2। यूपी एरिया और प्रोडक्शन के टर्म्स में पहले नंबर पे है, हाईएस्ट है। सीड का साइज़ छोटा होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी कर्नल बंट की वजह से अफेक्ट हो जाती है, जो कि जिसका पॉजिटिव एजेंट है नियोवोसिया इंडिका, जो कि एक तरीके का फंगस है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें वीट के तो 40 से 50% होता है। एक ऑब्जेक्शनेबल वीड जो वीट के केस में देखने को मिलता है वो है कन्वर्नवोलस आर्वेंसिस। इसके जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं वीट के सीड्स के। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये है
ऑब्जेक्शनेबल वीट कन्वर्नवुलस आर्वेंसिस, सफ़ेद फूल हैं इसके। अब इसके जो सीड्स होते हैं वो देखो, ये हैं इसके बीज, और ये बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं गेहूं की तरह, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्शनेबल वीट बोलते हैं। तो कन्वर्नवुलस आर्वेंसिस ऑब्जेक्शनल वीट है वीट का, जिसके सीड्स मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं वीट के। जो वीट और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग में रेशो रहेगा वो रेशो रहेगा 9:1 का, जो रो रेशो रहेगा वो 9:1 का रहेगा। वीट की कई सारी स्पीसीज़ हैं जो इंडिया में ग्रो करी जाती हैं। जैसे सबसे पहले आता है कॉमन ब्रेड वीट। कॉमन ब्रेड वीट जो कि हेक्साप्लॉइड है और 42 क्रोमोसोम है, ट्रिटिकम एस्टिवम हम इसको बोलते हैं, या फिर मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। इसके अलावा एक आता है एमर वीट जो कि टेट्राप्लॉइड है और 28 क्रोमोसोम है, इसे बोलते हैं हम ट्रिटिकम डाइकोकम, और ये साउथ इंडियन डिशेस मेनली उपमा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि ये एमर वीट है, इसका इस्तेमाल करके सूजी बनाई जाती है, ये देख रहे हो ये सूजी है। ऐसे ही एक होता है ट्रिटिकम दुरम, जिसे हम बोलते हैं मैक्रोनी वीट, वो भी टेट्राप्लॉइड होता है और उसमें भी 28 क्रोमोसोम होते हैं, और उसका इस्तेमाल करके जो मैक्रोनी पास्ता है वो बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे फोटो बनी हुई है। इसके अलावा एक होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम जो कि इंडियन ड्वार्फ वीट है, जो कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की तरह कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड होता है और 42 क्रोमोसोम होते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है, ये देख रहे हो फोटो जो है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम की है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि क्या क्या ग्रोथ की स्टेजेस रहती हैं। सबसे पहले जर्मिनेशन वगैरह हुआ, फिर अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ आई, फिर टेलर बनेंगे, उसके बाद में फ्लैग लीफ का इनिशिएशन होगा, उसके बाद में बूटिंग स्टेज आएगी, फिर एंथेसिस स्टेज आएगी, फिर ग्रेन फिलिंग स्टेज, फिर फिजियोलॉजिकली मैच्योरिटी पर आ जाएगा। उसके बाद में सीड को अगले सीज़न में फिर से सोइंग कर सकते हैं, फिर से जर्मिनेशन होगा और साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हम देखेंगे एक एक करके सारी स्टेजेस, उससे पहले बात करते हैं कि यील्ड कितनी जाती है। अगर इरिगेटेड एरिया है, इरिगेटेड एरिया का मतलब हम केवल रेनफॉल पे डिपेंड नहीं है, हमारे पास इरिगेशन के दूसरे सोर्सेज भी मौजूद हैं जैसे ट्यूबवेल वगैरह। तो इरिगेटेड कंडीशन में 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड जाती है। अगर रेन फेड कंडीशन में है, यानी कि इरिगेशन का कोई और सोर्स नहीं है, केवल रेनफॉल ही है, तो रेन फेड कंडीशन में जो यील्ड जाएगी वो जाएगी 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर। और भारत में जो एवरेज यील्ड जाती है गेहूं की वो जाती है 30 कुंटल पर हेक्टेयर। हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वीट में, मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज इन वीट इज़ 25 से 30%। हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वीट में वो 25 से 30% होता है, और स्टोरेज के टाइम पर ये 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो पहले दिखाया अभी तक कि 10 से 12% होना चाहिए स्टोरेज के टाइम पर, जो आपका हार्वेस्टिंग के टाइम पर ज़्यादा होता है 25 से 30%। सीड रेट की अगर हम बात करें, अगर लेट स्विंग कर रहे हो या ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो लगभग 150 किलो पर हेक्टेयर सीड लगेगा। इरिगेटेड कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में लगभग 100 से 125 किलो पर हेक्टेयर। डिबलिंग कर रहे हो यानी कि हैंड डिबलर या सीड डिबलर से लगा रहे हैं तो लगभग 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर, और हाइब्रिड वीट के केस में 65 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। जो सोइंग होगी वो नवंबर के पहले हफ्ते में करी जाएगी। 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज लगेगा। जो फ्रूट टाइप है उसे हम कैरियोप्सिस बोलते हैं, और जो स्पेसिंग रहेगी रो टू रो स्पेसिंग 22.5 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर रहेगी। इन्फ्लोरेसेंस की अगर मैं बात करूँ तो हेड, ईयर या स्पाइक हम बोलते हैं। और जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की वो क्या होती है, वो होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि सोइंग के 20 से 25 दिन बाद आएगी। फिर एक जो सेकंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है फ्लावरिंग, और इसके अलावा एक होती है मिल्किंग स्टेज। इसके अलावा जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन 20 से 25 दिन के बाद आती है सोइंग के, इसके बाद में फिर टेलरिंग स्टेज आती है 40 टू 45 डेज आफ्टर सोइंग। टेलर क्या होते हैं, टेलर का मतलब होता है साइड स्टेम, जो कि आपके प्लांट के बेस से अराइज होते हैं। जितने ज़्यादा टेलर आएंगे उतना ही अल्टीमेटली आगे चल के आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए हमेशा कोशिश रहती है कि टेलर ज़्यादा से ज़्यादा आए। जैसे इधर आप ये फिगर देख रहे हो डायग्राम, इसमें ये तो मेन स्टेम है। इधर अगर आप देखो तो इधर अगर आप देखो ये है मेन स्टेम, ये मेन स्टेम है, और इसके बेस से कुछ साइड स्टेम निकल रहे हैं।
इनको हम बोलते हैं टेलर। तो टेलर कुछ नहीं है, मेन स्टेम के बेस से जो साइड स्टेम निकलते हैं उनको हम टेलर बोलते हैं, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन जो है बढ़ता है। जितने ज़्यादा टेलर होंगे अल्टीमेटली ओवरऑल जो यील्ड है या प्रोडक्शन है वो उतना ही बढ़ेगा। इसके अलावा एक जॉइंटिंग स्टेज आती है जो कि 60 से 65 दिन बाद आती है सोइंग के। गेहूं में कितने इरिगेशन लगते हैं जनरली, तो लगभग 5 लगते हैं, और अगर किसान के पास में केवल एक ही इरिगेशन की फैसिलिटी है तो CRI स्टेज पर लगाना होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैंड डिबलर है, बीज लगाने के काम में आता है। इधर अगर आप देखो तो ये हाथ से खींचने वाला, इधर बीज भर देते हैं। ये भी हैंड पुश डिबलर है, लेकिन यहाँ पे जो हैंडल बना हुआ है इसे आप पकड़ो और ये नीचे जो हुक वगैरह बने हुए हैं इनसे सीड अपने आप मिट्टी में लगता रहेगा इक्वल दूरी पर। आगे बात करते हैं। इधर अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये वेजिटेटिव स्टेज में कुछ इस तरीके का दिखता है स्पाइक, और जब ग्रेन फिलिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरीके से स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये ऑन्स है, AWNS ऑन्स, ये ऑन होते हैं। जो एक आटे टाइप के आप देख रहे हो ये ऑन होते हैं, इन्हें ऑन कहा जाता है। ये वेजिटेटिव स्टेज में स्पाइक है और ये मैच्योरिटी पर एकदम स्ट्रॉ कलर का हो जाता है, पूरे तरीके से ब्रिटल। इधर अगर बात करें तो टेलरिंग की हमने बात कर ली कि टेलरिंग स्टेज में होता क्या है। टेलर अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम, है ना। साइड स्टेम अराइज होंगे जो मेन स्टेम है या जो प्लांट है उसके बेस से, और जितने ज़्यादा टेलर आएंगे उतना ही प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। फिर एक होती है बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज क्या होती है, और बूटिंग स्टेज से पहले एक और स्टेज आती है जो कि होती है फ्लैग लीफ स्टेज। होता ये है स्पाइक के डेवलपमेंट से पहले जो आखिरी लीफ प्लांट पर अराइज होती है उसे हम बोलते हैं फ्लैग लीफ। स्पाइक के डेवलपमेंट से पहले जो आखिरी लीफ प्लांट पर अराइज होगी उसे हम बोलते हैं फ्लैग लीफ। फिर स्पाइक आपका डेवलप होता है। स्पाइक आपका जब डेवलप हो चुका है लेकिन एनक्लोज्ड है बाय फ्लैग लीफ, तो वो वाली स्टेज होती है बूटिंग स्टेज। जब स्पाइक हमारा डेवलप हो चुका है लेकिन एनक्लोज्ड है बाय फ्लैग लीफ, तो बूटिंग स्टेज है वो। फिर जब ये फ्लैग लीफ में से बाहर निकलेगा, जो एनक्लोज फ्लैग लीफ है उससे जब स्पाइक आपका बाहर निकलेगा तो वो हेडिंग स्टेज होती है। और जब ये पूरे तरीके से तैयार है आप पॉलन को रिलीज़ करने के लिए, तो वो होती है एंथेसिस स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर ग्रेन फिलिंग स्टेज, फिर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पूरे तरीके से आ जाती है। फाइनली सीड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है थ्रेशिंग वगैरह के बाद में। जो सीड के ऊपर की कवरिंग है वो भी बहुत आसानी से सेपरेट हो जाती है। तो ये पूरा गेहूं के बारे में था। ये गेहूं का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया।